नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे बस्तर के लिए चंद दिनों की खामोशी हमेशा इस बात का संदेह पैदा करती है, बढ़ाती है कि क्या ये किसी बड़ी वारदात के पहले की शांति तो नहीं। इन दिनों बस्तर के अलग अलग इलाकों में होने वाली छिटपुट वारदातें ये साफ इशारा कर रही हैं कि नक्सली अपनी टूटती दहशत और सिमटते दायरे को इन वारदातों के जरिए खौफ के माहौल से एक बार फिर ढकना चाहते हैं। बीते दिनों बस्तर रेंज के आईजी का नक्सलियों के नाम लिखा गया खुला पत्र भी सबके सामने, जो इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि नक्सली निर्दोष ग्रामीणों को हिंसा का शिकार बनाकर अपने आतंक को कायम रखना चाहते हैं। यह भी सच है कि बीते कुछ सालों में नक्सलगढ़ में फोर्सेस की मुस्तैदी, लगातार ऑपरेशंस और नक्सल नेताओं के सरेंडर करने से उनका दायरा सिमटा है, ताकत पर सवाल उठा है। लेकिन यहां कुछ और भी घटनाएं हैं जिनका जिक्र जरूरी है और जो मौजूदा दौर की। सवाल इनसे उठा कि आखिर नक्सलियों की अचानक बड़ी हलचल को कैसे देखा जाए, उनकी बौखलाहट या मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश। बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक नक्सली वारदातों ने फिर उनकी मौजूदगी का एहसास कराया है। नक्सलियों ने इंद्रावती टाइगर रिजर्व में भैरमगढ़ परिक्षेत्र में पदस्थ रतराम पटेल को कोंडोरजी से अगवा किया और फिर धारदार हथियार से बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। रेंजर की लाश को कोंडोरजी गांव के बीच स्कूल के पास फेंका गया। घटना के बाद वनकर्मियों ने प्रशासन से मांग की कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बंदूकें दी जाएं। तो सिर्फ एक ही डिमांड है हमारी कि वो लोग हमको मारते हैं, हमको आर्म्स और एम्यूनिशन दो, कि यदि वो हमको मारते हैं तो कम से कम हम भी तो मार सकें। दूसरी तरफ बस्तर में माओवादियों ने कांग्रेस विधायक के गृह ग्राम भैरमगढ़ और जगदलपुर से महज 18 किलोमीटर दूर आरापुर में पर्चे चिपकाकर ये मांग की कि जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को रिहा करें और जेल में बंद आरोपियों को राजनीतिक बंदी का दर्जा दें। चिंता की बात यह कि आरापुर सुरक्षित इलाका माना जाता है, जहां अब माओवादियों की गतिविधियां देखी जा रही हैं। दूसरी तरफ छोटे बेटिया में 80 से 85 गाँव के ग्रामीणों ने सभा कर पुलिस पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ दिन पहले कुटरी गांव में नाव चलाने वाले 3 युवकों को पुलिस ने मारपीट कर बेइज्जत किया। बाद में एसडीओपी ने वीडियो जारी कर मारपीट की घटना को ही गलत बताया, जिस पर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि शराब के नशे में निर्दोष नाव चालकों से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को फौरन थाने से हटाया जाए और उन पर एफआईआर की जाए। इधर बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के नाम एक खुला पत्र लिखकर नक्सलियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या पर 5 सवाल पूछे। आईजी ने लिखा कि राज्य निर्माण के बाद से अब तक महिलाओं, बच्चों समेत 1769 निर्दोष आदिवासियों की मौत हुई, जिसके लिए नक्सली जिम्मेदार हैं। 1967 में गरीब किसान मजदूरों के हित की लड़ाई के नाम पर शुरू हुआ नक्सलवाद 53 साल में भटककर संगठित लुटेरों का गिरोह बन चुका है। नक्सलियों को आखिर बेगुनाह आदिवासियों की जान लेने का हक किसने दिया? नक्सल द्वारा विगत 20 वर्षों में बस्तर इलाका में 1700 से अधिक निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को पुलिस की मुखबिर के शक पर हत्या की गई। इनमें से कई महिला, बुजुर्ग एवं नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। जन सुविधा के लिए बनाया गया सैकड़ों सड़क एवं पुल पुलिया को भी नक्सली द्वारा क्षति पहुंचाया गया। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच में आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो गई है। नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और लगातार, चाहे वो ग्रामीण हो, सरकारी अधिकारी हो, ठेकेदार हो, हत्याओं का दौर चल रहा है। लगातार नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, पुलिस के कर्मियों की हत्या कर रहे हैं। अब लोगों का जीवन जीना दुभर हो गया, फॉरेस्ट के अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि आम नागरिकों की हत्या नक्सली इस बड़ी संख्या में करते हों। तो इस सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण अब नागरिकों को मौत हो रही है और ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार बस्तर में हिंसा होती रही, वो अब कांग्रेस को शिक्षा देने की कोशिश कर रही है। बृजमोहन अग्रवाल 15 वर्ष तक मंत्री रहे रमन सिंह की सरकार में, और रमन सिंह की सरकार लगातार बस्तर के रक्तपात के लिए, फर्जी मुठभेड़ों के लिए उत्तरदायी रही। बस्तर रेंज के आईजी के मुताबिक बड़ी संख्या में हो रहे सरेंडर से नक्सली बौखला गए हैं। नक्सल अत्याचार के विरोध में उठ रही आदिवासियों की आवाज कुचलने के लिए नक्सली ग्रामीणों की हत्याएं कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के प्रति कुछ जगहों पर गुस्सा दिखा है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब बड़ा सवाल ये
कि इन सारी घटनाओं के पीछे नक्सलियों का मकसद क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक बड़ा सवाल यह है कि हर बार जब भी कभी लंबे समय तक शांति, ऐसा लगता है कि अब काबू में हालात हैं, पूरी तरह शांति होने की तरफ चीजें हैं, तब वहां कुछ वारदातें हैं, तब वहां नक्सलियों की मौजूदगी का एहसास कराने वाली घटनाएं दिखती हैं। लेकिन यहां 1, 2, 3 ऐसी घटनाक्रम दिखाई पड़े हैं पिछले एक सप्ताह के दरमियान, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि रणनीति के स्तर पर बार बार चूकते नक्सली कुछ साबित करना चाहते हैं, और इसके लिए क्या हमारी तैयारी है, किस तरह की हमारी रणनीति रहेगी, इस पर भी एक बात है। कुछ जो ग्रामीणों का प्रदर्शन है वो भी एक सवाल खड़े करता है कि जब एक तरफ हम भरोसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वहां ऐसी घटनाएं क्यों आखिर घट रही हैं, वो भी उन इलाकों में जहां नक्सलवाद जड़ों तक गहरा जमा रहा था। हमारे साथ इस वक्त एक पैनल जुड़ रहा, परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ उमेश सिंह जी हैं, जो रेंजर्स की मांग है उसका प्रतिनिधित्व यहां कर रहे हैं, प्रांतीय संरक्षक है रेंजर एसोसिएशन के। नमस्कार उमेश जी, स्वागत है आपका। राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राजनीतिक लंबा तजुर्बा रखते हैं। केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट वक्ता, तेज तर्रार प्रवक्ता। और मनीष गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो लंबे वक्त से इस तरह की तमाम घटनाओं की बस्तर में रहकर रिपोर्टिंग करते रहे और एक लंबा अध्ययन उनका इस दिशा में भी है। आप चारों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले उमेश सिंह जी, जो लॉस हुआ, जो रेंजर की हत्या के बाद माहौल दिखा, जो सवाल उठा, वो सबके सामने है। लेकिन हर बार यह होता है कि नक्सली जवाबदारी से कारण बताते हुए किसी घटना को अंजाम देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया और आप रेंजर्स मांग कर रहे हैं कि ये पहली दफा हो रहा, अब हमें सुरक्षा दी जाए, हमें गन्स दी जाए। क्यों ये हालात बने हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया है? देखिए, नक्सलियों की मंशा एक ही रही है, सत्ता पर काबिज होना, और उसके लिए वो बंदूक का सहारा लेते हैं। सपोर्ट, उनको लोकल सपोर्ट मिलता है, इसलिए हम नक्सली उन्मूलन में सफल नहीं हो रहा हैं। तो सबसे पहले तो उनका जो लोकल सपोर्ट है उसको हटाना पड़ेगा। जो ग्रामीण दहशत के कारण से उनके साथ हैं, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। उनकी समस्याएं क्या हैं, किससे समस्या है उनको, शासकीय कर्मचारी से है, जनप्रतिनिधि से है, या सुरक्षा बलों से है। पहले जब तक उनके बीच बैठ के बातचीत नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान क्या होगा। उमेश जी, मेरा सवाल सीधे तौर पर रेंजर्स की मांग से जुड़ा हुआ था। एक रेंजर की इस तरीके से, बुरी तरीके से हत्या करना, उनके शव को डालना, क्या आपको उनका मकसद लगता है केवल दहशत फैलाना था? क्योंकि रेंजर, वन स्टाफ, इनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, लेकिन अब ऐसा हो रहा था, क्या इसकी वजह है और आप लोग मांग क्यों कर रहे हैं कि हमें गन्स दी जाए? अब विकास के कार्य होते हैं हमारे यहाँ, वो लोग चाहते हैं कि सड़कें नहीं बने, शासन चाहती है गांव-गांव में सड़क बने, स्कूल बने, बच्चे लोग आ जा सके, पढ़ाई कर सके, शासकीय कर्मचारी गाँव में जा सकें, सुरक्षा बल गाँव में जा सकें, इसलिए सड़क का निर्माण करवाया जाता है। और जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र के जो गांव हैं, उसमें वन विभाग के द्वारा ही CC रोड बनवाया जाता है या WBM रोड बनवाया जाता है। नक्सली नहीं चाहते कि रोड बने, और रोड बनने के कारण से शासकीय कर्मचारी या सुरक्षा बल का आवाजाही उस क्षेत्र में बढ़े। और वही काम हुआ, वहाँ पर CC रोड वहाँ पर बना था और उसी का भुगतान करने के लिए वो गए थे, और इसी कारण से हुआ है। चलिए, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ में। मनीष जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही हो, एक बड़ा सवाल हर बार ये उठा है कि नक्सलियों के खात्मे की तरफ रणनीति क्या होनी चाहिए, सख्ती हो, नरमी हो, वैकल्पिक बातचीत का रास्ता हो, विकास के जरिए इलाके की समस्याओं को दूर करना हो, सबको साथ लेकर चलना हो, भरोसा बिल्डअप करना हो। जिन 3-4 घटनाक्रमों को लेकर हम इस चर्चा पर बैठे हैं, इसमें सबसे बड़ा बिंदु है कि जहां भरोसा जगाना चाहते हैं वहां से कुछ शिकायतें उठी हैं। दूसरी तरफ ये एक खुला पत्र भी सामने आया फोर्स की तरफ से, पुलिस की तरफ से, अधिकारी की तरफ से, जो ये कहते हैं कि वो छटपटाए हैं, बौखलाए हैं। जो मौजूदा घटनाक्रम है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? और स्पेशली जो रेंजर की हत्या के बाद का जो एक बड़ा प्रश्न है कि वो अब ऐसा क्यों करने लगे,
क्या इसकी वजह दिखती? देखिए, अभी लगातार जिस दिन से नक्सलियों की हिंसात्मक वारदातें अभी बस्तर में बढ़ी हैं, एक के बाद एक उन्होंने पहले एएसआई का अपहरण करके उसकी हत्या की, इसके अलावा ग्रामीणों को मुखबिर बता करके हत्या की, और अभी रेंजर की हत्या करने का अभी हाल ही में जो ये मामला प्रकाश में आया है, इन पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से नक्सलियों की एक ही रणनीति रही है, एक ही नियत रही है कि दहशत फैला करके अपने साम्राज्य को मजबूत करना। आमतौर पर चूंकि नक्सली गुरिल्ला वार करते हैं, छिप करके वार करते हैं, सुरक्षा बलों को या जो सशस्त्र जवान हैं उनको अगर उनको टारगेट करना होता है तो वो आमतौर पर छिप करके वार करते हैं। लेकिन जहां दूसरे सामान्य चाहे कर्मचारी अधिकारी हों, आम नागरिक हों या मतलब कोई दूसरे व्यक्ति हों, उन लोगों को नक्सली आमतौर पर पकड़ करके जन अदालत लगा करके या नृशंस तरीके से उनकी हत्या करके एक खौफ का वातावरण पैदा करते हैं, ताकि वो समाज को और उनके आसपास रह रहे लोगों को वो सीधा संदेश दे पाए कि अगर हमारे खिलाफ कोई जाएगा तो उसका यही अंजाम होगा। रही बात नक्सलियों के खिलाफ जो अभी पुलिस की जो रणनीति है और जो पुलिस का अभी एक बयान आया है कि नक्सली बौखला गए हैं, निश्चित रूप से पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो फोर्स का मनोबल जो है उस इलाके में काफी बढ़ा हुआ है। फोर्स ने नक्सलियों पर दबाव बनाया है, लेकिन जैसा कि अभी मैंने पहले भी कहा पुनीत जी कि वो गुरिल्ला वार करते हैं। आमतौर पर गुरिल्ला वार की जो टैक्टिस है वो ये है कि जिन इलाकों में फोर्स या उनका प्रतिरोध करने वाले लोग अगर मजबूत होते हैं तो माओवादी वहां से पलायन करके उन इलाकों पर जाकर के अपनी स्थिति मजबूत करते हैं जिन इलाकों पर उनको प्रतिरोध का सामना कम करना पड़ता है। और इसी के तहत जो है, जो दक्षिण बस्तर में माओवादियों के खिलाफ जो अभी माहौल है, बहुत सारे लोगों ने सरेंडर किया है, इनकाउंटर में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उनकी सेंट्रल लीडरशिप में भी बदलाव हुआ है, माओवादी अभी बैकफुट पर हैं। तो माओवादी जो है पिछले 2 वर्षों से जिस प्रकार से बैकफुट पर हैं, अभी उनकी जो केंद्रीय नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ है वो पुनः अपने आप को उन इलाकों में मजबूत करके अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है और हम अपनी उसी आतंक की रणनीति पर जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। हाल की घटनाएं वो इसी दिशा का परिचायक है और लगातार जो है वो इसी प्रकार से घटनाओं को अंजाम दे करके अपना संदेश देना चाहते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा जी, ये एक बहुत दिनों के बाद माओवादियों ने जो मतलब फॉरेस्ट के एक रेंज अधिकारी को निशाना बनाया है। आमतौर पर देखिए, अगर हम नक्सलियों की रणनीति, नक्सलियों की वर्किंग को देखेंगे तो नक्सली उसी जंगल में आश्रित हैं, उसी जंगल से ही उनका गुजारा चलता है और फॉरेस्ट का काम भी उसी जंगल में है। कहीं ना कहीं एक सामंजस्य रहा है या कहीं अघोषित रूप से एक उनको एडवांटेज दिया जाता है कि ये फॉरेस्ट के लोग हैं, सीधे सीधे आदिवासियों से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो वनोपज और जो जंगल का महत्व है उसका संरक्षण और संवर्धन दोनों ये करते हैं। लेकिन जिन अभी रेंजर की हत्या हुई है, अभी कुछ समय पहले एक ऐसी चर्चा आई थी कि कुछ समय पहले बारसूर इलाके में भी उन पर एक बार हमला हो चुका है। तो इस हमले के पीछे उनकी मंशा क्या है, क्यों हत्या हुई, ये जो है वो अभी स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है कि नक्सलियों की विज्ञप्ति या कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ये बता पाएंगे कि नक्सली क्यों थ्रेट पैदा कर रहे हैं और क्यों उस अधिकारी की हत्या किया हुआ जी। और एक सवाल भी यहाँ इसके बाद उठाया गया था कि आखिर वो उस इलाके में गए क्यों। खैर, मैं उस सवाल पर बाद में आऊंगा, हमारे साथ में उमेश जी, उनसे पूछूंगा, लेकिन इसके पहले कमेंट ले लेता हूं। हमारे साथ में 2 वरिष्ठ दलों के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेंद्र तिवारी जी, एक लंबे तजुर्बे
और एक लंबी पारी के बाद में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरकार बदलने के बाद से हमलावर हुई नक्सलवाद के मुद्दे पर, बार बार उन्होंने कहा कि सरकार क्लैरिटी दे कि उनकी मंशा क्या है, किस तरीके से वो नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं। जब कभी फोर्सेज ने ये दावा किया कि अब शांति है, जब कभी फोर्सेज ने कहा कि अब हम बहुत जल्द इन सारी चीजों पर काबू पा लेंगे, कई बार तारीखें साल भी बताए गए, तब कोई घटनाक्रम घटा। दो चीजें जिस पर आपसे उत्तर चाहूंगा। पहला, 80-85 ग्रामीण मिलकर के विरोध करते हैं और पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है, कुछ अधिकारियों को आप हटाएं। दूसरा, नक्सली खुलेआम पर्चे फेंकते हैं और एक रेंजर की हत्या करते हैं। इनकी भी सुरक्षा की जवाबदारी प्रशासन पर और कहीं सरकार पर बनती। ये क्यों है घटनाक्रम? पहली बात तो ये है कि जो निर्दोष आदिवासियों की हत्या हुई है या रेंजर की हत्या हुई है, इस सब पर दुख है हमको, क्योंकि भूपेश बघेल जी इस बात के लिए संकल्पित है कि बस्तर में नक्सलवादी गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगना चाहिए, पूरी गतिविधियां समाप्त होनी चाहिए। अब अभी आपके यहाँ जो पहले वक्ता थे उन्होंने एक बात कही ना कि गांव के लोगों को विश्वास में लेकर के, मैं थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं फिर आपके सवाल का भी जवाब देता हूं उसके साथ साथ। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को विश्वास में लेकर के इस काम को किया जाना चाहिए। तो उसी दिशा में देखिए, नक्सली गतिविधियों पर विराम तभी लगेगा जब गांव के लोग पूरी तरह से आपका साथ दें, पुलिस का साथ दें। और हमको इस बात को लेकर के तो प्रसन्नता है कि गांव के लोगों का विश्वास जीतने में हम सफल रहे और उनके पीछे पृष्ठभूमि है। जैसे ही भूपेश बघेल जी सत्ता में आए तो सबसे पहले लोहांडी गुड़ा में आदिवासियों की जमीन को वापस करने का काम किया। फिर जो 2500 रुपए तेंदू पत्ता का मूल्य था उसको 4000 किया। महुआ जो 17 रुपए का मूल्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में था उसको बढ़ाकर के 30 रुपया किया और कुल 31 वनोपज की खरीदी भूपेश बघेल जी के निर्देश पर फॉरेस्ट विभाग कर रहा है। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि आम आदिवासियों का जीवन समृद्धपूर्ण बने, उनके पास कम से कम आय का इतना साधन रहे कि उनका गुजर बसर, उनके नौनिहाल की शिक्षा दीक्षा और अच्छे से जीवन बसर कर सके। और इसमें सफलता मिली। सफलता इस तरह से मिली कि ये जो नक्सली बहुत बड़ी वारदात किया करते थे पहले, पिछले आप कुछ दिनों से देखिए कोई वारदात नहीं कर रहे। अभी एक बड़ी वारदात जरूर हुई जिसमें बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। उन्होंने जैसे ही घटना हुई तत्काल ये घोषणा किया, नक्सलियों के द्वारा घोषणा हुई कि हमारे 3 आदमी मारे गए। बाद में ये पता चला है शहरी विभाग को कि उनके कुल 18 जो नक्सली थे वो उड़ीसा और बस्तर के अन्य इलाकों में मारे गए, यानी कुल मिलाकर के लगभग 21 नक्सली मारे गए। अब उसका इतना ज्यादा दबाव था और दूसरा गांव वाले भी जब उनको लगा कि हमको शासन हर प्रकार की सुविधा दे रही है, हमारे जीवन भरण पोषण का इंतजाम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं इस मामले को लेकर के, तो उन्होंने पूरी तरह से नक्सलियों से पीछा छुड़ाने का प्रयास किया और सुपरिणाम ये हुआ कि जो नक्सली थे उन्होंने भी देखा कि अगर हम सामान्य जीवन बिताते हैं तो हमको ये नदी नाले की और जिस तरह से संघर्षपूर्ण जीवन और आज मरे की कल मरे की स्थिति रहती, उससे भी निजात मिलती है, उससे भी छुट्टी मिलती है। तो 162 नक्सलियों ने, जिसमें कई लाखों रुपए के इनामी थे, उन्होंने सरेंडर किया। अब ये सारी बातें जो है नक्सलियों को, जो उनके एरिया कमांडर हैं, जो उनके हेड हैं, उनको चिढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने बौखला करके, देखिए आप फोर्स पर तो हमला कर नहीं पा रहे क्योंकि फोर्स पूरी तरह से संगठित है और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच बहुत अच्छा तालमेल है। वहां पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस शानदार काम कर रही है। तो अब क्या किया उन्होंने, सॉफ्ट टारगेट चालू किया। एक आदमी अपनी शादी के लिए बात करने के लिए, परिवार में शादी के लिए बात करने दूसरे गांव जा रहा है, उसको पकड़ के मार दिया। रेंजर को मार दिया। अब ये हम लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि नक्सलियों को तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि वहां वन विभाग के लोग तो आदिवासियों की सेवा कर रहे हैं बेचारे। अगर वन विभाग के लोग नहीं रहेंगे तो उनका जीवन भरण पोषण कैसे होगा, उनको सब ये पैसा कैसे मिलेगा। तो पूरी तरह से ये बुरी बौखलाहट की स्थिति में है और इस बौखलाहट में आकर के जबरदस्त घटनाएं व्यक्तिगत रूप से लोगों को जनहानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात और, भारतीय जनता पार्टी के अभी ब्रिजमोहन जी को मैं सुन रहा था,
अभी शायद केदार भाई भी कुछ बोलेंगे, तो मैं थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का जो मामला रहा है उसके बारे में बताना चाहूंगा। पहले केदार को सुन लीजिएगा और फिर उसके बाद में, मगर एक बात ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का एक बड़ा हिस्सा जो था तिवारी जी, वो इस बारे में था कि देखिए दो लोग हैं, रेंजर उनके ऊपर हमला कभी नहीं करते थे, अब हमला हो रहा है उनके ऊपर। अभी हाल फिलहाल ऐसी घटनाक्रम नहीं थे, अब उन पर हमला होने के बाद वो कह रहे हैं साहब हमें भी सुरक्षा के लिए वेपन्स दे दीजिए। पहली बात, वो भी सुरक्षा मांग रहे हैं। दूसरा, एक तरफ जहां फेथ बिल्डअप करने के लिए कितने प्रयास सरकार और प्रशासन कर रहा है, और 80-85 गांव के लोग मिलकर किसी एक पुलिसकर्मी या किसी एक थाने के इंचार्ज को लेकर बड़ा प्रदर्शन करें, उस पर पूरी फोर्स बदनाम हो, ये सारी मंशा के ऊपर पानी फिर जाए, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये इक्का दुक्का लोग आपको लगते हैं ऐसे, या इनके ऊपर तुरंत एक्शन लेकर क्या हम इन पर लगाम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बरसों का प्रयास है जो एक दो घटनाक्रम धो देते हैं। देखिए, वहां पर कैंप की स्थापना होने जा रही है और इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा भयभीत है नक्सली, और लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इसको समझाने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे किस तरह से वो लोग दबाव डाल रहे हैं गांव वालों के ऊपर, और ये पुलिस अभी नहीं हो रहा है, इसके पहले भी लगातार जब भी कैंप की स्थापना पुलिस ने किया है, गांव वाले विरोध में खड़े हुए, मगर बाद में अब सामने तो कुछ बोल नहीं सकते, विरोध करते हैं, और बाद में जब कैंप की स्थापना हो जाती है और पुलिस का व्यवहार अच्छा रहा तो बढ़िया सामंजस्य से काम चलता है, और बाद में वही गांव के लोग पुलिस के लोगों का स्वागत करते हैं। इसलिए स्वागत करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई ये तो हमारे हित के लिए, हमारी रक्षा के लिए यहाँ पर आए हुए। तो ये जो प्रारंभिक विरोध हो रहा है, इसके पीछे पृष्ठभूमि कुछ और है, वो दबाव के अंतर्गत, और आप देखिएगा कुछ दिनों में ये सारे मसले शांत हो जाएंगे, वहां पुलिस के कैंप की स्थापना होगी। और अभी तो ये बहुत स्पष्ट निर्देश है भूपेश बघेल जी का कि गांव वालों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पुलिस एक मित्र के रूप में मित्रवत व्यवहार करे सुदूर अंचल में रहने वाले आदिवासी भाइयों बहनों के साथ। जी ठीक है, केदार जी के पास में चलता हूं, फिर आपके पास में आऊंगा। केदार जी, ये पूरा घटनाक्रम, एक रेंजर की हत्या, बुरी तरीके से हत्या, इसके बाद पर्चे फेंके जाना, ग्रामीणों का विरोध करना, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है इन तमाम परिस्थितियों पर नजर रखना। 15 साल तक आप लोगों ने भी शासन किया, पहले घटनाक्रम पर प्रश्न उठते रहे, अब ये जब दावा है कि हम बहुत हद तक चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तब इन परिस्थितियों को विपक्ष कैसे देखता, बीजेपी कैसे देखती? पहले तो मैं रतराम पटेल जी की हत्या हुई उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी। जो हमारे पुलिस के जवान ASI उनकी भी हत्या हुई, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और अपने चरणों में ईश्वर उनको स्थान दे। साथ में रेंजर को सैल्यूट भी करता हूँ कि चेतावनी के बावजूद आदिवासियों का पैसा देने के लिए वो उस गांव में गए और पेमेंट कर रहे थे, और नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी, जो कि बेहद संगीन और गंभीर अपराध है। तो जो बार बार हम नक्सलवाद कहते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम सभी राजनीतिक दलों को मिलकर ये नक्सलवाद को हटाकर ये गुंडागर्दी, डकैती और देशद्रोही लोग बोलना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब ये वाद नहीं रहा। अगर ये वाद होता, इनका कोई सिद्धांत होता, तो कोरोना जैसे संक्रमण काल में भी ये मानवों की हत्या और अधिकारियों की हत्या नहीं करते। खाली लूट है, पैसे लेन देन का मामला है, कहीं ना कहीं कोई सांठ-गांठ में अंतर होता है और ये हत्याएं होती है, पैसे मिलना शुरू होता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये स्पष्ट संदेश भी है जो हम बारंबार कहते हैं। तो टोटल मामला पैसे का है, हत्या का है, लूट का है, और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, धन की उगाही करना। सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी। बार बार मेरे बड़े भैया और परम आदरणीय राजेंद्र भैया ये बात कह रहे हैं कि जब से सरकार आई है, भूपेश बघेल जी ने गांव वालों को तकलीफ ना हो ये फरमान जारी किया। अरे उससे नहीं होगा। उन्होंने आते ही कहा था हम 4 लेवल में बात करेंगे, नक्सलवादी क्षेत्रों में जनता से बात करेंगे, वहां के अधिकारियों से बात करेंगे, कर्मचारियों से बात करेंगे। पहले ही आपने एक कठोर संदेश दे दिया नक्सलवाद को कि अब ये सरकार आई है भाई आराम से बातचीत करेंगे और समाधान करेंगे। इसके विपरीत मैं कहूंगा कि जब डॉक्टर रमन की सरकार ने प्रहार 1, 2 और 3 जो अधिकारी जानते हैं और कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि जब 2016 से 2018 तक प्रहार 1, 2 और 3 चला और सर्चिंग ऑपरेशन सघन चला,
तब बस्तर में एक शांति पैदा हो गई थी, जो इनको आते दिखने लगी इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को। तो इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि भाई नक्सलवाद कंट्रोल है, अब हम बातचीत के रास्ते से समस्या का समाधान करेंगे। और ये नक्सलवादी एसआई की हत्या कर दे रहे हैं, अपहरण करके रेंजर की हत्या कर दे रहे हैं। और तो और एक लड़का अपनी शादी के लिए मंगेतर के गांव जाता है, उसको मार देते हैं, उसके दोस्त को मार देते हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं ये सॉफ्ट टारगेट को देखकर मार रहे हैं। अरे मेरे लिए सॉफ्ट टारगेट नहीं, एक एक व्यक्ति की हत्या जघन्य हत्या है, ये सॉफ्ट टारगेट नहीं है। आखिर ये बताना क्या चाहते हैं? आप देखें आरा गांव जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, जगदलपुर से 18 किलोमीटर, वहां पर नक्सली देखे जा रहे हैं, सशस्त्र देखे जा रहे हैं और पर्चा फेंक रहे हैं। और पूरे बस्तर में कांग्रेस का साम्राज्य है, 12 के 12 विधायक हैं, और एक भीमा मंडावी थे, उनकी हत्या हो गई, नक्सलवादियों ने की। तो आखिर इतना धैर्य पूर्वक कांग्रेस के प्रवक्ता जैसे धारा प्रवाह प्रवचन दे रहे हैं, और जैसे कुछ नहीं हुआ, बस्तर में सब कुछ सुरक्षित है, कहीं कोई परेशानी। अरे आखिर इसका कोई नतीजा तो निकालना पड़ेगा। कब तक ये बेगुनाह अधिकारी, बेगुनाह कर्मचारी, बेगुनाह पुलिस के ऑफिसर, बेगुनाह गांव के लोगों को मारा जाता रहेगा? एक लड़का शादी, नौजवान लड़का है, नौजवानों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने की चलिए, बात आपकी बातों का मैं उत्तर भी लूंगा, जो आपने बात की है उसका उत्तर लूंगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले केदार जी ने बहुत सारी बातें की हैं, इसमें 2 प्रमुख बातें हैं तिवारी जी जिनका उत्तर जरूर देना चाहिए। पहली बात ये कि अब ये कोई वाद नहीं रहा, बल्कि अब सीधे तौर के ऊपर एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह है, और जिसके मकसद में वसूली दिखाई पड़ती है, जिसके केंद्र में वसूली दिखाई पड़ती है, और विकास कार्यों की रोकने की उनकी मंशा दिखाई पड़ती है। दूसरा, पॉलिटिकल विल को लेकर पहले भी सवाल उठाए गए थे, अप्रोच को लेकर पहले भी सवाल उठाए गए थे और आज भी उठाए जा रहे हैं। दोनों का उत्तर दीजिए। पहली बात तो ये है कि ये नक्सलवादी नहीं है, ये माओवादी है। माओवादी, अब वो इस पर बड़ा लंबा चर्चा होगा कि नक्सली कौन होते हैं, माओवादी कौन होते हैं। ये बात जरूर है कि वो अपने उद्देश्य से भटक गए। जिस तरह से नक्सलवादी से ये आंदोलन चालू हुआ था, उसके बाद अभी वर्तमान जो रूप देख रहे हैं वो बदला हुआ है। कभी इस विषय पर लंबा डिबेट रखवाइएगा। फिलहाल तो मैं केदार गुप्ता जी को कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा। केदार गुप्ता जी जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बड़े नेताओं को इस बात में महारत हासिल है कि कैसे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके, कैसे तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाए, और समय आए तो कैसे झूठ बोल दिया जाए। तो मैं सबसे पहले उनकी बात का, केदार जब तक कैमरे के सामने है, जो वो उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो वैसी बात कहेंगे। पहली बात तो ये है, उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, भूपेश बघेल जी के संदर्भ में, भूपेश बघेल जी नक्सलियों से बात करने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं है। 2 बात को लेकर के उन्होंने कही कि सबसे पहले नक्सली, 2 शर्तें हैं उनकी, और आज भी है वो, कि सबसे पहले नक्सली लोगों की हत्या करना बंद करे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, वो हथियार डाले, उसके बाद बात की जा सकती है, और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। जब मास्को में भारत और चीन के विदेश मंत्री बैठ करके बात कर सकते हैं, तो नक्सली भी यहाँ पर इन 2 नियमों का पालन करें। सबसे पहले हत्या तत्काल बंद करें, और उसके बाद में हथियार को डाल दें। तो बात क्यों नहीं की जा सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और उसका उदाहरण अगर देखना हो तो 162 इसी साल, इस वर्ष 162 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो रही है, उनको ऐसा जीवन कि भाई वो प्रजातंत्र की मूल विचारधारा में शामिल हो सके, तो अभिनंदन है उसका, उसमें क्या दिक्कत है? केदार जी, वो अपने गुनाहों। दूसरी बात, एक बात और जोड़ना चाहूंगा। अभी इन्होंने जिस तरह से कहा कि हत्याएं हो रही है, और इसी प्रकार की बात मोहन अग्रवाल जी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा आंकड़े देना चाहूंगा, पूरी चीज को सुन लीजिएगा, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। 2004 में 61 निर्दोष आदिवासियों की हत्या हुई। मैं पुलिस के लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ, सरकारी अधिकारियों का नाम नहीं ले रहा हूँ, केवल निरीह आदिवासियों की बात कर रहा हूँ। जब इनकी सरकार आई है, 2.5 में था, उसके बाद वो सैकड़ों में तब्दील हुआ। 2005 में 129, 2006 में 309, 2007 में 171। तिवारी जी आंकड़ा ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये आंकड़े के बारे में, ये आंकड़े के बारे में थोड़ा उनका सवाल जो था,
उनका सवाल साफ साफ था कि इस पूरे खेल में, इस पूरे नक्सलियों के इसमें आप किसी भी वाद को नहीं पाते हैं, आप किसी उनकी मंशा को या किसी सोच को नहीं पाते हैं जिसके साथ बातचीत की जाए, उनके साथ सख्ती से निपटने का संदेश पहले की सरकार ने दिया, अब की सरकार का जो संदेश है उसको शायद उन्होंने लीनियंसी बरतना मान लिया, ये उनका कहना था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात सही है कि वो अपने मूल उद्देश्य से भटक गए। जिन आदिवासियों की रक्षा की वो तथाकथित बात किया करते हैं, उन्हीं निरीह आदिवासियों की वो हत्या कर रहे हैं। तो ये कहाँ का सिद्धांत और कहाँ का वाद है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर सरकार किसी प्रकार की भी सख्ती में कमी करे, ये बात बिल्कुल नहीं है। सरकार पूरी कड़ाई के साथ इस बात को लेकर के कृत संकल्पित है कि निरीह आदिवासियों की हत्या नहीं होनी चाहिए, वहां कानून व्यवस्था का शासन होना चाहिए। और अगर वो गोली चलाएंगे तो फिर गोली की भाषा में नहीं बात होगी, फिर तो गोली ही चलेगी और उन पर जितनी कड़ाई हो सकती है उतनी कड़ाई की जाएगी। उसी का तो ये परिणाम है कि जिस तरह से अभी हाल में उनकी मौत हुई है और जिस तरह से वो संघर्ष में मारे गए हैं नक्सली, उसी से भौकला करके तो ये जो वारदात कर रहे हैं इस पूरे साल में अभी तक वो 26 लोगों। केदार जी, इसमें आपको बड़ी चूक क्या नजर आती है? जैसे विपक्ष अगर ये कहता है कि अप्रोच ठीक नहीं है, तो क्या चूक आपको इसमें नजर आती है? संतोष नहीं है, हम दहाई से इकाई में राजेंद्र भैया के कारण आपके प्रश्न सुनाई नहीं दे रहे हैं और उसी दिशा में गांव के लोगों को विश्वास में। क्या आपको मौजूदा घटनाक्रम में कोई बड़ी चूक नजर आती है ऑपरेशनल चीजों में, जिसका फायदा उठा रहे नक्सली? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हाँ, बहुत बड़ी चूक। हमारे नौनिहाल कुपोषण से पीड़ित थे, वो भैया मेरे से प्रश्न पूछा है अभी 1 साल के भीतर प्रयासों के कारण और राज्य सरकार जिस तरह से उस दिशा में सार्थक काम। तिवारी जी, गुप्ता जी को भी थोड़ा सुनते हैं, फिर उसके बाद आपके पास वापस लौटूंगा। जीतेंगे और नक्सली गतिविधियों पर पूरी तरह से ठीक है। लोगों नक्सलियों को ये लग रहा है कि गुप्ता जी अपनी बात रखें आप। रही है कि गांव के लोग सरकार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अभी के बारे हमारे और सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है क्योंकि ये नक्सलवाद, जिसे मैं गुंडागर्दी कहता हूँ, डकैत कहता हूँ, राष्ट्र विरोधी लोग कहता हूँ, उन पर ये दमनात्मक कार्रवाई का आदेश दे सके। इन्हें ये कहना चाहिए था कि हम सघन सर्चिंग ऑपरेशन चलाएंगे और उनकी मांद में घुसकर मारेंगे। मैं कहता हूँ जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय नदी को पार करके पहली बार नक्सलियों की बांध में घुसकर यही जाबाज पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई की थी और नक्सलियों को दूर तक खड़े था। पूरे बस्तर रेंज में जहां जहां उनके गढ़ है उन सबको गढ़ को तोड़ा था। और राजेंद्र भैया अगर इसमें बैठकर सत्यता की बात नहीं, राजेंद्र जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मैं आग्रह करूंगा कि उन्हें एक बार शांत कराएं, फिर मैं कहूंगा। जी राजेंद्र जी सुन ले, फिर उसके बाद उनकी बात का जवाब आप जरूर दीजिएगा। वो घटना स्थल पर पहुंचने में थोड़ा टाइम लग रहा है मगर गुप्ता जी अपनी बात रखें। कि कहीं भाषण पढ़ रहे हैं राजेंद्र भैया करके और पूरी क्षेत्र समग्रता के अगर एंकर कोई प्रश्न दूसरे से पूछ रहे तो आप शांत। राजेंद्र जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आपका शासन है, सत्ता है, इसका मतलब आप इतना राजेंद्र भैया मेरे से प्रश्न पूछा है, अपनी जिम्मेदारी का परिचय वो देखिए लगातार कह रहे हैं। राजेंद्र जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? सफल होती है इनके प्रवक्ता विपक्षियों को बोलने का अवसर ही नहीं देते, जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि ये सरकार पूरी तरह उस मामले में विफल है जिसमें डिबेट चल रहा है और निश्चित रूप से है। और अगर वो कहने देना नहीं चाहते, बारंबार की बात कर रहे हैं, वो क्यों एक बार भी सरकार ने नहीं कहा कि हम सर्चिंग ऑपरेशन चलाएंगे, सघन सर्चिंग होगी, हम नक्सलियों की मांग में घुसकर नक्सलियों को मारेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है बारंबार। चलिए तिवारी जी गुप्ता जी मैं थोड़ा, हमारे साथ में मनीष गुप्ता जी मैं उनके पास जाऊंगा। तिवारी जी मेरी बात आने दीजिए, मैं आता हूँ, आपकी बात के पास में भी आता हूँ। चलिए आप पहले आपने जो बात की, आपने मूल कहा कि मांद में घुसकर मात देने का मादा होना चाहिए, ललकार वाला भाव होना चाहिए, किसी भी तरीके से बातचीत वाला भाव नहीं होना चाहिए। आपकी बात आ गई सामने। मनीष जी वहां पर हैं और लगातार रिपोर्टिंग भी करते हैं। मनीष जी, लंबे तजुर्बे में जो मौजूदा घटनाक्रम है, सरकार परिवर्तन के बाद से लेके अभी के मौजूदा वातावरण तक, आपको लगता है कि कोई लीनियंसी आई है इसमें? जो ऑपरेशन पहले फोर्सेस करते थे जिस कोऑर्डिनेशन के साथ में, वही कोऑर्डिनेशन वही फोर्सेस का काम करना, क्योंकि फोर्स नहीं बदली है, सरकार जरूर बदल गई, लेकिन ऊपर से विल पावर या ऊपर से ऑर्डर किस अंदाज में दिया जाता है, कितना फ्री हैंड दिया जाता है, ये मायने जरूर रखता है। क्या कोई चेंज आया है जिसका हम ये कहें कि कोई खामियाजा हम भुगत रहे हैं या भुगत सकते हैं?
निश्चित रूप से अभी की जो आपने जो बात कही है, आपने जो सवाल किया है पुनीत जी, मुझे लगता है कि सरकार बदलने के बाद जो जिस प्रकार की सरकार की वर्डिंग है नक्सलियों के लिए, और पहले नक्सलियों से बातचीत की बात की गई, फिर बातचीत के लिए कोई माहौल भी नहीं बना, बातचीत के लिए कोई सामने नहीं आया, और जिस प्रकार से नक्सलियों ने उसका प्रत्युत्तर दिया, मुझे लगता है कि ये आज की डेट पर फोर्स के बीच में बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में है। आज जो सुरक्षा बलों के बीच में एक तो कोऑर्डिनेशन का भी अभाव है, दूसरा कहीं ना कहीं सरकार का जो स्पष्ट गाइडलाइन अगर सुरक्षा बलों को नहीं मिलेगा तो वो जवान नक्सलियों के खिलाफ पूरी शिद्दत से जो है वो कार्यवाही नहीं करते। आमतौर पर हम जैसे देख रहे हैं कि बस्तर में माओवादियों के खिलाफ सीआरपीएफ की केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 40 से अधिक बटालियन मौजूद होने के बाद भी पिछले 2 वर्षों में अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़े ऑपरेशंस नहीं हुए हैं और बहुत बड़ी सफलता भी नहीं मिली है। तो उसके पीछे जो सुरक्षा बलों से जो चर्चा होती है, उनके अधिकारियों से चर्चा होती है, तो उसमें भी लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। जब तक सरकार बहुत क्लियर कट ये इंडिकेशन नहीं देगी, सुरक्षा बल मुझे लगता नहीं है कि इतना खतरा उठा करके जो उतनी शिद्दत से अंदर जाएंगे। लेकिन मनीष जी, दूसरी बात ये है कि पिछले कुछ समय से, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से ये भी देखा गया है कि समर्पण की, आत्मसमर्पण की जो संख्या है वो पहले से कई गुना बढ़ गई है। हम देखते हैं लोन वर्राटू से लेकर अभी तक कई सारे नंबर्स हमको मिलते हैं, बड़े घटनाक्रम, बड़ी वारदातें, उनको लेकर के भी फिगर्स हम देखें या उनके नंबर्स, उनकी रिपीटेशंस देखें, वो थोड़े से कम हुए, जिसको लेकर सत्ता पक्ष बार बार इस चीज का दावा करता है। अगर उनका अंदाज बदला है, अगर वाकई बदला है, तो उसके परिणाम को आप कैसे पाते हैं? ये सकारात्मक परिणाम है या आपको लगता है कि ये रूटीन है? इसको एक बृहद पैमाने पर देखने की जरूरत है मुझे लगता है, क्योंकि देखिए सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ बहुत राज्य स्तरीय कोई डायरेक्शन दिया नहीं है। तो जो पुलिस अधीक्षक, जो एसपी जिस लेवल पर अपना एक समर्पण दिखाते हैं, उन इलाकों से बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। जैसे लोन वर्राटू की बात आपने की, निश्चित रूप से दंतेवाड़ा के जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने एक अच्छा प्रयोग किया है और लगातार वो अपनी सक्रियता से माओवादियों की मान में घुस करके माओवादियों को लगातार चोट पहुंचाते रहे हैं। लेकिन ये स्थिति बस्तर संभाग के पूरे 7 जिलों में नहीं है। वहां पर उस प्रकार के परिणाम नहीं आ रहे हैं जिस प्रकार के दंतेवाड़ा या बीजापुर या सुकमा से आ रहे हैं। अगर यही स्थिति देखिए, आज अगर हम जगदलपुर की कल्पना करें, जगदलपुर की बात करें, जगदलपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर बड़े आरापुर में नक्सली रात में आकर के नेशनल हाईवे में सड़क किनारे अपने पर्चे और पॉम्पलेट चिपका करके चले जाते हैं। इस इलाके में जितना समर्पण दंतेवाड़ा जिले में हुआ है, जितना समर्पण बीजापुर और सुकमा में हुआ है, उतना समर्पण उत्तर बस्तर के पुलिस जिलों में नहीं हुआ है। माओवाद हर जगह है, लेकिन इसको एक अलग स्थिति में देखने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो समर्पण की बातें आ रही हैं, निश्चित रूप से आप अगर देखेंगे, आंकड़ों में देखेंगे तो समर्पण की एक नीति सरकार ने घोषित की हुई है। उस समर्पण की नीति के तहत जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है उन पर लाखों के इनाम भी घोषित है, ठीक है, और उनको आत्मसमर्पित नक्सली भी बताया जा रहा है। ऐसे कितने लोगों को पुनर्वास योजना का लाभ मिला है? अगर वो नक्सली हैं तो उनको पुनर्वास योजना का लाभ मिलना चाहिए, और अगर वो नक्सली नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को इस प्रकार के भ्रम में भी नहीं रखना चाहिए। चलिए, दूसरी बात एक मैं बता दूं कि बस्तर में सक्रिय माओवादी अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में समर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के लिए एक सवाल खड़े करती है कि हमारी नीतियों में पुनर्विचार की आवश्यकता है। एक पत्र के बारे में अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो सुर्खियों में आया पिछले दिनों, और उसमें लिखी गई बातों पर भी आप सबकी राय जानेंगे। केदार जी, एक सीधा सवाल है, विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये आपकी सरकार में भी बार बार बात उठती थी कि नक्सलियों का तंत्र लोकल स्तर के ऊपर, लोकल लोगों के बीच में, सामान्य कपड़ों में जिसको पहचान पाना बहुत दिक्कत होती थी, फोर्सेस के लिए बड़ा रहा, और इसमें एक लोकल फेथ को डेवलप करना जरूरी है, इसमें उनकी सुनना जरूरी है, उनकी समस्याओं को दूर करना जरूरी। इसमें क्या गलत बात है?
जी, एक बात मैं कहता हूं, थोड़ा सी उस पर गौर करने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने इस पर बेहद काम किया और सरगुजा का एक पूरे संभाग से नक्सलवाद को खत्म किया। क्या ये बात को मानना नहीं चाहिए? क्या बस्तर में जो नक्सलवाद 2001 से 2003 तक कांग्रेस समर्थित कांग्रेस की सरकार में था, उसके बाद से लगातार बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव, कवर्धा जिलों में लड़ाई के बाद नक्सलवाद कम हुआ, खत्म हुआ? सरगुजा से खत्म हुआ, राजनांदगांव, कवर्धा से लगभग खत्म हुआ और बस्तर में पीछे खदेड़ दिए गए। तो ये तो 2018 में जब तक भाजपा की सरकार थी तब तक ये काम पूरा हो चुका था और इन्हें जब सरकार सत्ता मिली तो वहां शांति थी। उसके बाद इन्होंने और शांति का बिगुल फूंक दिया। शांति आई कैसे थी? ये जाबाज पुलिस के अफसर प्रहार 1 और 2 और 3 और मुख्यमंत्री की यह गर्जना कि बांध में घुसकर मारेंगे और वो अधिकारियों ने बांध में घुसकर मारा और उसके परिणाम के कारण ये शांति थी। ये आते नहीं, पर आरोप भी बहुत लगे कि फर्जी मुठभेड़ हुई, आरोप भी बहुत लगे कि प्रताड़ित बहुत किया गया। ये भी कहा गया कि बहुत सारे फर्जी केसेस रहे। ये आरोप भी लगातार लोगों के बीच में आते रहे। तिवारी जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन इस पे, फिर मैं उमेश सिंह जी के पास जाऊंगा। मेरी एक 15 सेकंड टाइम दीजिए मुझे। जी, कह लें। लोगों को बात कर रहे हैं हम विश्वास में लेने की, तो प्रयास जैसी संस्थाएं खुली, कोटा कैबिन स्कूल खुले और आदिवासी के बच्चों को दिल्ली में कोचिंग क्लास कराई गई। 5 संभाग में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले और आदिवासियों के बच्चे पहली बार, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने। बड़ी बड़ी रोडें बनी, हॉस्पिटल बने, स्वास्थ्य केंद्र बने, उप स्वास्थ्य केंद्र बने। तब जाकर यह शांति प्राप्त हुई थी और जो शांति मिली उसको अब खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे ये लोग सीधी भाषा में बात करने वाले। ठीक है, राजेंद्र तिवारी जी, राजेंद्र तिवारी जी, सीधा मांद में मारो, तेज करो। संक्षेप में बात रखें तिवारी जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कोचिंग करवाया, सब करवाया। कोई 4000 रुपए हिंदू पत्ते का मूल्य उस समय कर दिए होते, महुआ का मूल्य 17 रुपए से बढ़ा के 30 रुपए कर दिए होते। 31 मनोबल जो उस समय खरीदे नहीं करते थे वो कर लिए होते। ये तो सारा काम आकर के भूपेश बघेल जी ने किया। लोहांडीपुरा में जो जमीन थी वो वापस कर दिए होते। तिवारी जी, पॉइंट ये है कि विश्वास मेकिंग के लिए सरकार जो डायलॉग की बात करती है, बातचीत की बात करती है, इसके लिए पहली शर्त शांति होना चाहिए। नहीं, सीधी बात है। ये तेंदुपत्ते का रेट की बात करते हैं। मैं कहता हूँ उसका बोनस खा गए, लाभांश खा गए, एक मिनट केदार जी, खा गए, चरण पादुका का पैसा खा गए और बात करते हैं रेट बढ़ा दिया। मुझे बताइए छात्रवृत्ति मिली क्या? मुझे बताइए लाभांश और बोनस दिया क्या? तेंदुपत्ते का लाभांश और बोनस जो 2018-19 और 2019-20 का बाकी है, 1500 करोड़ रुपया होता है, वो पैसा कहाँ चला गया बताइए? क्या अरे आदिवासियों का हक छीन रहे हैं आप, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति छीन रहे हैं, उनकी पढ़ाई में रोक लगा रहे हैं, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी को आपके अधिकारियों ने खत्म कर दिया लापरवाही से। एकदम प्रशासनिक आतंकवाद मैं कहूंगा कहाँ हो रही है और इसी के कारण तो है तो आतंकवाद और आदिवासी भाई कह रहे हैं कि हमारे। दरअसल दिक्कत शायद यहीं पर है कि जब समाधान की हम बातचीत करते हैं तो हम एक पॉलिटिकल डिबेट में या पूरे पॉलिटिकल एंगल में खो जाते हैं। एक बहुत सकारात्मक दिशा में आपने बातचीत शुरू की थी कि हम इस वाद की तरफ सबसे पहले सोचें कि क्या ये कोई वाद बचा है या ऑर्गेनाइज क्राइम बन गया। एक मिनट दीजिएगा मुझे तिवारी जी। हमारे साथ में उमेश सिंह जी भी हैं जिन्होंने अपने एक साथी को खोया। उमेश जी, सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों दलों के व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी। क्या मांग है आप लोगों की जो जमीनी स्तर पर वहां काम करते हैं जहां खतरा बताया जाता है? और एक बात, बड़ा सवाल यहां खड़ा किया गया था कि वो वहां क्यों गए, बार बार उस इलाके में क्यों गए, कुछ सवाल इसको लेकर भी उठाए गए। दोनों का उत्तर दीजिए। सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी मांग है और वहां क्यों गए? अगर इसका उत्तर देना चाहें तो जरूर दें। देखिए, शासकीय कार्य के लिए अलग अलग विभागों का गठन किया गया है। वन विभाग का काम वन का संरक्षण और संवर्धन है, लेकिन जब उससे हटा के आप उसको दूसरे काम पर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं से वो काम प्रभावित होता है। आप इसी को लीजिए, रोड बनाने का काम है, रोड हो या बिल्डिंग हो या जो भी वन संरक्षण और वन संवर्धन से इतर कार्य हैं, इस पर उनको ना लगाया जाए। कार्य का भी बोझ बढ़ता है
और आपने देखा जो अंदर की बात जो बता रहे हैं क्यों गए क्यों, उन्होंने काम कराया और उसका भुगतान करना रेंजर की जिम्मेदारी होता है, वो डिसवर्सन होता जी। है, वितरक होता है वो, और उसकी जिम्मेदारी है कि जिससे उन्होंने काम करा उसको सही सही भुगतान मिलना चाहिए। ठीक। तो उनका जाना जरूरी था, इसलिए गए हैं। और मांग है आपकी, कोई मांग है सरकार से? वेपन्स की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा सरकार से हमारी मांगे हैं, एक तो वन क्षेत्र का पुनर्गठन हो, जो हमारे बीट बहुत बड़े बड़े हैं उसमें रखे गए हैं जो वन रक्षक को, ठीक है, उसमें क्षेत्र को नहीं घूम पाता है। अब आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जब एमपी और छत्तीसगढ़ एक था तो पूरे प्रदेश में मिला के एक पीसीसीएफ होते थे, उसके नीचे के कर्मचारी सब होते थे। अभी काम इतना बढ़ गया है, बताते हैं कि वहां पर रायपुर में 7 सीसीएफ जी। थोड़ा संक्षेप में पॉइंट वाइज अपनी बात आप रखें। जो आपने कहा पुनर्गठन की बात, सुरक्षा को लेकर जो आप हथियारों की मांग भी कर रहे थे, क्या आप ये तमाम बातें सरकार तक सही पैनल में या सही तरीके से रखेंगे? जी, हथियार भी हमको चाहिए। देखिए, नक्सली तब तक हमारे ऊपर अटैक नहीं किए जब तक हम लोग सिर्फ वन संरक्षण और वन संवर्धन का काम किए। जब हम लोगों से दूसरा काम लेने लगे, जैसे रोड निर्माण का काम है, वन विभाग से सब काम लेते हैं, अभी गोबर संग्रहण का काम है, और भी कई तरह के काम वन विभाग से लिए जाते हैं जो कि वन सुरक्षा से अलग हटकर है, इसलिए वन सुरक्षा प्रभावित होता है। और जो माफिया लोग हैं, वन माफिया, उससे सुरक्षा के लिए हमको हथियार की आवश्यकता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि एक साथी होने के बाद में जो आपकी मांगे हैं, क्योंकि विश्वास को बनाना ये सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है, उन्होंने बार बार इस बात का दावा किया है, तो उम्मीद करते हैं कि जो बात आप यहां कह रहे हैं, इस मंच पर कह रहे हैं, ये बातें भी जरूर पहुंचेंगी। बहुत जिम्मेदार नेता हैं जो हमारे साथ में इस पैनल में जुड़े और चर्चा की, और मनीष जी भी हैं जो लगातार समस्याओं पर ध्यान देकर बातचीत करते हैं। लेकिन अब इस बातचीत का कंक्लूजन ये कि किन्हीं स्तरों के ऊपर अगर ये छिटपुट घटनाएं किसी तरफ संकेत कर रही हैं, वरिष्ठ अधिकारी अगर पत्र लिखकर किसी तरफ संकेत दे रहे हैं, अगर इन सारी घटनाओं के बीच में किन्हीं गांव के लोग आकर कोई विरोध प्रकट कर रहे हैं, तो फिर विश्वास बनाने की प्रक्रिया में यह बड़ी बाधा उत्पन्न ना हो, इसका ख्याल प्रशासन को, शासन को और सरकार को जरूर देना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप स्थितियों को शांति की तरफ लाएं। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।